Good morning, dear students. Fifth unit of physics is completed, and today we are starting the NCERT numericals of the unit. And first numerical is give the location of center of mass of a sphere, cylinder, ring, cube, each of uniform density. That means sphere की, cylinder की, and ring की, cube की. You have to find out the center of mass. इन सब के केसेस में आपको बताना है कि इन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा. ईच ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, सबकी यूनिफॉर्म डेंसिटी क्या है, सेम है. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में ही इज आस्किंग डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी नेसेसरीली बी लाई ऑन द बॉडी. मतलब जो सेंटर ऑफ मास है किसी भी बॉडी का, क्या जरूरी है वो बॉडी के ऊपर ही लाई करे. तो डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी necessarily lie on the body. This is the NCERT question. First of all, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बताया था कि कुछ बॉडीज हमारे पास क्या होती है जिनकी यूनिफॉर्म डेंसिटी हो. ठीक है, तो ऐसी कुछ बॉडीज हमारे पास स्फीयर है, सिलेंडर है, रिंग है, क्यूब है. मैंने आपको बताया था कि इन सब का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, एट देयर ज्योग्राफिकल सेंटर्स. एट देयर, तो उनका ज्योग्राफिक सेंटर होगा, ठीक है, वही उस बॉडी का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास भी होगा. तो एट देयर, सॉरी नॉट ज्योग्राफिक, सॉरी ज्योमेट्रिकल, जो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उन बॉडीज का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास भी होगा. जैसे हमने बताया था कि आपके पास एक ट्रायंगल है कुछ ऐसे, इस ट्रायंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे इसके तीनों मीडियंस क्या करेंगे, कट करेंगे और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं. तो ये पॉइंट सेंट्रोइड पे क्या है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो सेंटर ऑफ मास भी कहाँ पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा. तो आई होप ये क्लियर है, इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे. तो जो ज्योमेट्रिक सेंटर है स्फीयर का, ठीक है, जैसे स्फीयर का, ये हमने एक स्फीयर ले लिया, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर. ठीक है, सिलेंडर का क्या होगा, एक्सिस के ऊपर होगा सेंटर ऑफ, सॉरी ज्योमेट्रिक सेंटर. तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, एक्सिस के ऊपर ही किसी पॉइंट पे लाई करेगा. रिंग का मैंने आपको बताया था, रिंग बेशक आपके पास होलो है लेकिन फिर भी रिंग का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो क्या है, सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग. और ये सेंटर ऑफ द रिंग क्या है बेटा, ज्योमेट्रिक सेंटर है, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिंग. ज्योमेट्रिक सेंटर ही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस रिंग का. अब क्यूब हुआ, चाहे सिलेंडर हुआ, रिंग हुआ, ठीक है, इन सब का जो सेंटर ऑफ मास है that lies, or you can say that coincides with their geometric centers. Next question in this is, does the center of mass of a body necessarily lie on the body? क्या ये जरूरी है कि हमेशा ही सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर ही लाई करे. सपोज ये स्फीयर है तो स्फीयर के सेंटर पे लाई कर रहा है, ट्रायंगल के ऊपर इसके सेंट्रोइड के ऊपर लाई कर रहा है. लेकिन यहाँ पे देखिए इस केस में ये रिंग है, ये होलो है, लेकिन उसके बाद भी जो रिंग का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ द रिंग के ऊपर. और ये सेंटर है और यहाँ पे रिंग प्रेजेंट ही नहीं करती, क्योंकि रिंग तो देखिए सिर्फ यहाँ प्रेजेंट है, सेंटर तो क्या है, खाली है. फिर भी जो रिंग का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द रिंग के ऊपर, जो कि क्या है, उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है. तो ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी नेसेसरली बी लाई ऑन द बॉडी, तो नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी शुड लाई ऑन द बॉडी. क्योंकि एग्जांपल आप रिंग का दे सकते हो, इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग इज एट द सेंटर ऑफ द रिंग वेयर देयर इज नो मास. क्या कोई मास है यहाँ पे, हियर वेयर देयर इज नो मास. फिर भी इस रिंग पे जहाँ पे मास है ही नहीं वहां पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी जरूरी नहीं कहाँ पे लाई करे, बॉडी के ऊपर लाई करे. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग, इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी होगी. न्यूमेरिकल है आपके पास
इन एन HCl मोलिक्यूल, HCl मोलिक्यूल है आपके पास, the separation between the nuclei of two atoms, nuclei of two atoms. देखिए HCl जो है वो दो एटम से मिलकर बना हुआ है, वन इज हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंड इज क्लोरीन एटम. तो इन दोनों एटम्स के बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज अबाउट, वो हमें गिवन है, कितनी है, 1.27 एंगस्ट्रॉम. ओके, एंड यू नो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच, 10 to the power -10 meters. इस रिलेशन को आप याद रखें. फाइंड द अप्रोक्सीमेट लोकेशन. आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट लोकेशन फाइंड आउट करनी है, किसकी, सेंटर ऑफ मास की, ऑफ द मोलिक्यूल, कि जो HCl मोलिक्यूल है उसका सेंटर ऑफ मास की अप्रोक्सीमेट लोकेशन हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ऑफ द मोलिक्यूल. हमें क्या क्या गिवन है, गिवन दैट ए क्लोरीन एटम, ये याद रखिए, क्लोरीन एटम is 35.5 times as massive as hydrogen atom. मतलब वो हाइड्रोजन एटम से कितना ज्यादा हैवी है, मैसिव है, 35.5 टाइम्स एज मैसिव एज हाइड्रोजन एटम. क्लियर है बेटा? एंड नियरली ऑल masses of an atom is concentrated in its nucleus. बता भी दिया है. एंड all the mass of an atom is concentrated in its nucleus. तो देखिए बेटा, हमारे पास एक HCl मोलिक्यूल है कुछ इस तरीके से. HCl मोलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, वन इज हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंड इज क्लोरीन एटम. सपोज दिस इज हमारे पास हाइड्रोजन एटम, ये उसका न्यूक्लियस है, एंड बताया है कि एटम का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर. ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम एक तरह से इसका सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं. तो दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज क्लोरीन एटम. ओके, यू नो H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, और उन दोनों के सेंटर ऑफ मास को सेपरेट किया हुआ है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू इज हाउ मच एंगस्ट्रॉम, 1.27 एंगस्ट्रॉम. ये उन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन है. ओके डन. नाउ जो मास है, लेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो हमें कितना कंसिडर कर लेते हैं, सपोज m यूनिट है. तो जो क्लोरीन एटम है वो 35.5 टाइम्स है हाइड्रोजन एटम की. तो क्लोरीन एटम का जो मास है, मास ऑफ क्लोरीन एटम, वो कितना होगा, वो होगा 35.5 इंटू m यूनिट्स, तो वो हो गया 35.5 m यूनिट्स. ये क्लियर है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम m यूनिट्स, मास ऑफ क्लोरीन एटम 35.5 m यूनिट्स. ये क्लियर है? अब सपोज किसी एक डिस्टेंस पे हमें ये जो लाइन है, ये जो सेपरेशन है, इस डिस्टेंस पे ही कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. तो सपोज हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस, सपोज ये हमने ले लिया, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल व्हिच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, एंड क्लोरीन एटम से सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा. अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम है और ये डिस्टेंस x है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 1.27 माइनस x. क्लियर है? और ये डिस्टेंस भी याद रखिए, जो हमने x लिया है वो किस में होगा, एंगस्ट्रॉम्स में ही होगा, तो ये होगा एंगस्ट्रॉम. क्लियर है? तो जो सेंटर ऑफ मास है वो एट ए डिस्टेंस x है फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 127 माइनस x एंगस्ट्रॉम्स फ्रॉम द क्लोरीन एटम.
ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर हमने सेंटर ऑफ मास को कहाँ पे लिया होता, ओरिजिन पे लिया होता, तो इफ ये तो हमने इन दोनों के बीच में कहीं लिया है, हम ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। इफ सेंटर ऑफ मास इज टेकन एट ओरिजिन, देन उस केस में क्या होता, ये जीरो के इक्वल होता। तो देखिए, एम मास है इसका, हाइड्रोजन एटम का, कितने डिस्टेंस पे है, सपोज एक्स डिस्टेंस पे है, ओके, प्लस ये जो डिस्टेंस है देखिए 1.27 माइनस एक्स, और एक इसके लिए है क्लोरीन के लिए, और क्लोरीन का मास कितना है 35.5 एम, और एक इसके इक्वल होता, जीरो के इक्वल होता। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास हमने कहाँ पे रख दिया, जीरो के ओरिजिन पे रख दिया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट, इसको सोल्व कीजिए पहले, ये होगा एम एक्स प्लस ये आपके पास आएगा 35.5 एम, 35.5 एम इंटू 1 पॉइंट, सिंपली आप इसको ऐसे कर लीजिए, सोल्व भी मत कीजिए, एम एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस में हो जाएगा उस तक जाके, अगर इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1.27 माइनस एक्स इंटू 35.5 एम, ये होगा। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है बेटा, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लोरीन एटम, अगर क्लोरीन एटम है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास के राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, कि एक अगर सेंटर ऑफ मास के राइट हैंड साइड है तो दूसरा कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस नेगेटिव इज, negative sign is just for showing that the direction of chlorine and hydrogen atom ki one would be left of the uh, center of mass and one atom would be at the right of the mass, okay। अब देखो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं इस नेगेटिव साइन को, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए बेटा, आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो इसी इक्वेशन से, ये आपके पास होगा, दोनों तरफ से देखिए यहाँ से भी m है, m तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन लेके आप इसको जीरो से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इट वुड बी x प्लस, देखिए यहाँ से इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए ये होगा 35.5 x, मतलब इसको जब सोल्व करोगे तो ये माइनस साइन यहाँ से इरेज हो जाएगा, तो देखो एक स्टेप और कर लेते हैं, इट वुड बी एम एक्स इंटू, ये देखो 1.27 इंटू 35.5 एम, और माइनस, सॉरी एम तो हमने कैंसिल आउट ही कर दिया ना, एम को कैट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू, ये भी माइनस रहने दीजिए, ये आपके पास होगा 35.5 एक्स। क्लियर है, तो इस x को, इस माइनस वाले टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हो, और ये होगा x प्लस 35.5 एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1.27 इंटू 35.5, ये क्लियर है। अब देखो अब इसको जस्ट सोल्व करना है, ये इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 35.5 और प्लस एक्स, तो ये होगा 36.5 एक्स, एंड इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास होगा 45.085, और एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 45.085 डिवाइडेड बाई 36.5, इसको सोल्व करोगे इट वुड बी 1.35। अब देखिए एक्स की वैल्यू ये है, ये दिस मच डिस्टेंस, अब देखिए ये x इज लेस देन 1.27 एंगस्ट्रॉम, ये भी क्या है, एंगस्ट्रॉम में ही आया है ना, तो ये आपके पास आ गया है एंगस्ट्रॉम में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1.253 1.253 एंगस्ट्रॉम्स, यही पूछा था हमने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और करते हैं। क्वेश्चन है, ए चाइल्ड sits stationary
एक चाइल्ड है, वो स्टेशनरी बैठा हुआ है एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली with a speed v on a smooth horizontal floor। देखिए एक चाइल्ड है, स्टेशनरी बैठा हुआ है एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग ट्रॉली एंड ट्रॉली मूव भी कर रही है यूनिफॉर्मली विद द स्पीड v on a smooth horizontal floor। आफ्टर दैट स्टेटमेंट है if the child gets up and runs। अब बच्चा खड़ा हो जाता है एंड रन करना शुरू कर देता है ऑन द ट्रॉली in any manner। आई होप स्टेटमेंट क्लियर है। What is the speed of center of mass? What is the speed of the center of mass? Center of mass of the, अब देखिए सेंटर ऑफ मास किसका होगा? अब ये जो बॉय है वो ट्रॉली के ऊपर है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हम सिस्टम का देखेंगे, और सिस्टम में क्या है हमारे पास? सिस्टम में हमारे पास है ट्रॉली प्लस चाइल्ड, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। मैंने यही बताया था आपको कि हमारे पास अब एक सिस्टम है, ठीक है। जब चाइल्ड ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ है तो भी हमारे पास एक सिस्टम है, उस केस में ट्रॉली v स्पीड से क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब वो बोल रहा है कि द चाइल्ड गेट्स अप, मतलब चाइल्ड खड़ा हो जाता है एंड रन करना शुरू कर देता है किसी भी मैनर में ट्रॉली के ऊपर। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास मतलब ट्रॉली प्लस चाइल्ड का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी स्पीड क्या होगी। आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपके पास। तो क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में ये होगा कि स्पीड जो है वो सेंटर ऑफ मास की वो चेंज होगी या नहीं होगी। पहली बात तो पहले स्पीड कितनी थी? v थी। अभी जब बॉय ने उठ के चलना शुरू कर दिया, नॉट ओनली चलना शुरू कर दिया, रन करना शुरू कर दिया है, तो उस केस में भी जो स्पीड रहेगी आपके सेंटर ऑफ मास की, दैट मीन्स ट्रॉली का चलना, मूव करना, प्लस जो चाइल्ड है उसका रन करना, उसकी स्पीड क्या रहेगी? अनचेंज्ड रहेगी। क्यों रहेगी? दिस इज बिकॉज जो इसमें फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सिर्फ क्या है? विद इन द सिस्टम है। जो भी फोर्सेस है वो क्या है? विद इन द सिस्टम है। क्या ट्रॉली के ऊपर या बच्चे के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा? नो, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। इन दैट केस अगर फोर्स नहीं लगा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो वेलोसिटी के अंदर भी नो चेंज विल बी देयर। आइदर द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द टेबल, सॉरी सिटिंग ऑन द ट्रॉली, or the child starts running on the trolley. In both the cases, speed of the center of mass will remain same. Clear है बेटा? तो इन इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा सोचना है, और जो भी हमने स्टडी किया इस यूनिट में उसके कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल contained between the vectors। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। वेक्टर a and वेक्टर b is 1/2 of the magnitude of a cross b। क्वेश्चन को समझिए। शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो एरिया है कंटेन्ड बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में उस एरिया का, उस ट्रायंगल का एरिया है, और हमें बताना है कि जो एरिया है वो इक्वल है किसके? हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये जो दो वेक्टर्स है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के हाफ के हाफ मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे? दो वेक्टर्स लेने पड़ेंगे पहले तो हमें। तो सपोज दिस इज फर्स्ट वेक्टर
this direction, and this is second vector. This is origin, this is P, and this is vector E. ठीक है, in this direction. This is vector B. तो कुछ नाम दे देते हैं, suppose Q. ओके, अब हमें क्या करना है, A और B को तो रिप्रेजेंट कर दिया है बाय OP क्या है, फर्स्ट वेक्टर, एंड OQ क्या है, सेकेंड वेक्टर. ओके, एंड द angle between the two vectors is theta. So angle POQ क्या है, थीटा है. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं. यस, बना सकते हैं. OP के ही इक्वल और पैरेलल अगर मैं एक साइड ले लूं, ये दिस इज Q एंड दिस इज R. जो QR है वो पैरेलल है एंड इक्वल एंड पैरेलल है किसके, OP के. इन द सेम वे OQ के इक्वल एंड पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड. ओके बेटा, ये आपके पास R हो गया. अब हम क्या करेंगे, इस Q से P को ज्वाइन कर दीजिए, कुछ ऐसे कर दिया है. अब हम क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम आपके पास कंप्लीट हो गया है. अब हम यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रो परपेंडिकुलर. एक परपेंडिकुलर ड्रो करेंगे फ्रॉम Q ऑन OP. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस कुछ ऐसे, और इसको नाम दे देते हैं N. तो ड्रॉ QN परपेंडिकुलर ऑन OP. ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है. ओके, अब हम क्या लेंगे, देखिए इस ट्रायंगल के अंदर QON, इन ट्रायंगल QON के अंदर अगर हम साइन थीटा लें, तो साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर हो जाएगा QN एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास होगी ये B. तो ये हो गया B. तो देखिए हमारे पास QN क्या आ गया है, ये B इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये होगा आपके पास B साइन थीटा. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक. अब हमें करना क्या है, हमें ये QN की वैल्यू क्यों चाहिए थी, अभी बताती हूँ. इस QN को हमने क्यों फाइंड आउट किया. हमारे पास क्या है कि A और B का जो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है, वो हमें देखना है कि क्या ये जो एरिया कंटेन्ड है अंडर A एंड B, क्या उसके हाफ के इक्वल होगा या नहीं होगा. तो आपको पता है A क्रॉस B को अगर आप सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा A, इसका मैग्नीट्यूड होगा B, और क्रॉस प्रोडक्ट को जब सोल्व करते हो तो नॉर्मली क्या होता है, साइन थीटा. यही होता है बेटा. अब देखो A आपको पता है. ओके, तो ये हो गया आपके पास A. अब देखो B साइन थीटा, ये क्या है, B साइन थीटा. B साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, QN लिख सकते हो. तो ये हमने लिख दिया QN. A को आप क्या लिख सकते हो, A को आप लिख सकते हो QP. तो ये आपके पास हो गया QP, सॉरी नॉट QP, OP. ये हमारे पास है OP इंटू QN. ये क्लियर. ओके, अब हमें क्या देखना है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें. हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया. याद रखिए ये A क्रॉस B के इक्वल चल रहा है. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू हाफ OP इंटू QN. OP क्या है, बेस है इस ट्रायंगल का, OQN ट्रायंगल का. ये बेस है OP और परपेंडिकुलर है QN. ये आपके पास QN है बेटा, नोट ON, दिस इज QN. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OQP. ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल. इस 2 को अगर आप लेके जाओगे इसके डिनोमिनेटर में, ये है A क्रॉस B और ये है इसके इक्वल. अगर आप इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और आपके पास ये बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल OQP इज इक्वल टू हाफ ऑफ A क्रॉस B. यही तो हमें करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कंटेन्ड अंडर 2 वेक्टर्स. देखिए ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स के अंडर यही एरिया है.
तो ये जो एरिया है ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो वही आया है हमारे पास। तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है आपके पास स्टेटमेंट। टॉर्क्स ऑफ equal magnitudes are applied to hollow cylinder and a solid sphere। टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हमने अप्लाई किए हैं, एक तो होलो सिलेंडर को एंड एक सॉलिड स्फीयर को, बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस। बोथ हैविंग द, दोनों का मास भी क्या है, सेम है, एंड रेडियस भी दोनों का क्या है, सेम है, सिलेंडर और स्फीयर का। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द स्टैंडर्ड एक्सिस। द सिलेंडर is free to rotate about its standard axis of symmetry, and the sphere, जो sphere है वो कैसे rotate कर रहा है, sphere is free to rotate about an axis, rotate about an axis passing through the center, passing through its center। कि जो स्फीयर है वो तो कहाँ से रोटेट कर रहा है, एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, जो कि कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से होते हुए। और जो सिलेंडर है वो क्या कर रहा है, सिमेट्री ऑफ एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। विच ऑफ द टू विल एक्वायर ए ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर ए गिवन टाइम। क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू विल एक्वायर ए ग्रेटर स्पीड आफ्टर सम टाइम, या आफ्टर गिवन टाइम। कि दोनों रोटेट कर रहे हैं तो आपको बताना है कि कुछ टाइम बाद किसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्वेश्चन समझ आ गया। तो देखो हमें क्या करना है, दोनों का मास सेम है, एम मास हो गया, आर रेडियस हो गया, दोनों का बोथ होलो सिलेंडर एंड स्फीयर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, दोनों का मास और रेडियस क्या है, सेम है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका, होलो सिलेंडर का, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो मैंने आपको बताया था, आपके बुक में एक टेबल गिवन होगी, वहां से आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको गिवन मिलेगा। तो इसको अगर हम I1 मान ले तो ये इक्वल होता है बेटा mr² के। इन द सेम वे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर, और वो किसके अलोंग है, अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। वो उसको हम I2 मान लेते हैं, और सॉलिड स्फीयर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो वो आपको गिवन होगा 2/5 mr²। ठीक है, जो दोनों पे टॉर्क अप्लाइड है, इक्वल मैग्नीट्यूड का टॉर्क अप्लाइड है, और आपके पास जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है आई अल्फा। ठीक है, तो जो टॉर्क है वो होगा I1 अल्फा 1 इज इक्वल टू I2 अल्फा 2। क्यों, क्योंकि इक्वल टॉर्क्स अप्लाइड है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है टॉर्क का वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से देखें I1 और I2 आपके पास इक्वल है। ठीक है, सॉरी I1 और I2 आपको गिवन है, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप लेते हो I1/I2, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये होगा अल्फा 2 ओवर अल्फा 1, यही होगा।
तो देखिए ये आपके पास अल्फा 2 और अल्फा 1 किसका रेशियो बन जाएगा, I1 ओवर I2 का। I1 क्या है, mr² है, और ये कितना है, 2/5 mr² है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 5/2। तो देखिए आपके पास जो अल्फा 2 है वो 5 आया है, अल्फा 1 कितना आया है, 2 आया है। तो अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, ये क्लियर है आपके पास। तो आपको पता है इक्वेशंस जो रोटेशनल मोशन की थी वो क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ये चीज याद है। तो इस केस में ओमेगा 2 भी ग्रेटर होगा किससे, ओमेगा 1 से, ठीक है। एंगुलर स्पीड क्या होगी, यहाँ पे देखिए अल्फा 2, अल्फा जिसका ज्यादा उसी का एंगुलर स्पीड ज्यादा, तो अल्फा 2 ज्यादा होगा, तो ये सम करके जो आपके पास ओमेगा आएगा वो ज्यादा होगा, मतलब ओमेगा 2 आपके पास ग्रेटर होगा किससे, ओमेगा 1 से। तो इस केस में आप लिख सकते हो कि जो एंगुलर स्पीड होगी, ये वो ओमेगा 2 किसके लिए है, सॉलिड के लिए, तो एंगुलर स्पीड होगी वो सॉलिड स्फीयर की, वो क्या होगी, विल बी ग्रेटर देन द speed of angular speed of hollow cylinder after a given time। क्वेश्चन क्लियर है ना। ओके कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रही हूँ। ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास a rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 सेंटीमीटर की एक रोप है, उसको चारों तरफ बाउंड किया हुआ है किसके, एक होलो सिलेंडर के जिसका मास है 3 kg एंड रेडियस है 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा लिख देती हूँ, ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज pulled with a force of 30 न्यूटन। अगर हम क्या करते हैं, रोप के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं 30 न्यूटन का, तो रोप अनबाउंड हो जाएगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन भी हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, रोप की, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। ओके हमें यहाँ पे ये अज्यूम करना है कि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखिए एम आपको गिवन है कितना, 3 kg, आर आपको गिवन है कितना, 40 सेंटीमीटर, इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इट वुड बी 40/100 मीटर्स एंड इट इज 0.4 मीटर। अब आपको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस वो कितना होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी बुक्स में, वो होगा mr²। तो ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, m की वैल्यू पुट करोगे, r की वैल्यू पुट करोगे, तो 3 इंटू 0.5 वो आ जाएगा आपके पास, सॉरी 3.5 का 3 इंटू 0.5 r² है, तो ये स्क्वायर करोगे एंड इट वुड बी 0.48। देखिए m का kg और रेडियस का मीटर, तो ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का kg मीटर स्क्वायर, ये आ गए आपके पास यूनिट। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो, फोर्स 30 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हो, एंड रेडियस गिवन है कितना, 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, तो आपके पास फोर्स भी है और आर भी है, तो टोर्क कितना हो जाएगा, टोर्क आपके पास होगा एफ क्रॉस आर, यही तो होता है। और ये देखिए फोर्स है आपके पास 30 और आर है आपके पास 0.4 मीटर, तो ये हो गया 12 फोर्स की यूनिट न्यूटन और आर की यूनिट मीटर, तो टोर्क कितना अप्लाई हुआ, टोर्क अप्लाइड इज दिस मच। अब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो टोर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, गिवन ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक रिलेशन है, टोर्क आपको गिवन है, आई आपको गिवन है, अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो। अल्फा कैसे फाइंड आउट करोगे, टोर्क ओवर आई, ठीक है बेटा। तो ये टोर्क आपको गिवन आपने निकाल लिया है कितना है 12, और आई अभी आपने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 0.48।
इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास होगा 25 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो ए क्या होता है, ए और आर अल्फा के बीच में एक रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ से ए कितना हो जाएगा, आर इंटू अल्फा। आर आपको गिवन है कितना है 0.4 और अल्फा आपने निकाल लिया है कितना है 25, तो दैट वुड बी योर आंसर। ये थे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट, from the next lecture we will start the next unit, that is gravitation. Thank you.